हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। मैं अनुज कुमार मिश्रा आज आपको अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आपने देखा था, हमने लास्ट क्लास में जो लॉन्च किया था हम लोगों ने एक नया सेगमेंट मॉडलेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो एक कोर्स है जो कि स्पेशली दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स। और अप्लाइड फिजिक्स को आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसे सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। अप्लाइड फिजिक्स ये जो है, इसको एक तरह से और हम पढ़ेंगे बेसिक साइंस के नाम से। बेसिक साइंस में जो होगा उसमें अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री दोनों होगा। इनका जो क्रेडिट है वहाँ पे वो 2-2 के आसपास है। आपने अप्लाइड फिजिक्स को देखा होगा तो 2.5 आपने देखा होगा क्रेडिट। तो ये आप जो सिलेबस डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आज की क्लास में हम अप्लाइड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब मुझे पहले से जानते ही होंगे कि मेरा नाम अनुज कुमार मिश्रा है और हम लोग मॉडलेशन इंस्टीट्यूट पे काफ़ी दिनों से आपने हमारे वीडियो देखा भी होगा। और कुछ दिल्ली पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट होंगे जो कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में लगातार तैयारी मॉडलेशन की तरफ से कर भी रहे हैं। उनके रिक्वेस्ट पे ही हम ये सेमेस्टर एग्ज़ाम लॉन्च कर रहे हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा ये टारगेट है कि आप जो भी स्टूडेंट हैं, आपके जो एग्ज़ाम हो उसमें आपके अच्छे नंबर आए भी हैं, साथ साथ जो आपकी क्वालिटी है वो भी थोड़ा बेटर हो, क्योंकि आप एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम जॉब के लिए अच्छे से फिट हो जाओ। ठीक है, तो सीईटी आपने लास्ट ईयर में और जो करंट जो सीईटी होने वाला उसमें भी मॉडलेशन की तरफ से काफ़ी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और सभी सिलेक्ट होके काफ़ी एडमिशन्स ले भी चुके हैं और हमारे स्टूडेंट तो पहले से ही कई जगह पे हैं। तो आज की क्लास में अप्लाइड फिजिक्स की बातें कर रहे हैं। अप्लाइड फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और अप्लाइड फिजिक्स में आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे लगातार मैसेज करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट ना हो। और ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट है, क्योंकि साइंस जो है, हम साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो हम साइंस जो है, हमारा जो बचपन से ही पढ़ने का जो तरीका रहा है या फिर हमारे दिमाग में एक इनोवेशन रहा है कि हम साइंस की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, इसीलिए हमने साइंस को सिलेक्ट किया और साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साइंस जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता। साइंस के स्टूडेंट के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि उनकी एक एनालिटिकल अप्रोच होती है। उस अप्रोच के बिहाफ पे आप कुछ भी कर सकते हो और किसी भी ऊंचाई पे पहुंच सकते हो। तो ये पूरे कोर्स के दौरान ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स है। अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि हमारा क्या सिलेबस होगा और क्या क्या बातें हमें पढ़नी होंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिलेबस। सिलेबस की यदि बात करें तो हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट। ये जो यूनिट फर्स्ट का नाम है मेजरमेंट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ कंटेंट डिफाइन किया गया है, प्री डिफाइंड है, उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले 1.1 कहने का मतलब है यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो वो क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस हमने 11th के फिजिक्स में पढ़ रखा है। जो स्टूडेंट +2 करके आए, लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट 10th के बाद आए हैं उन्होंने नहीं पढ़ रखा होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग हर एक पॉइंट जो है बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे और वेल एक्सप्लेन्ड होगा। और आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ आपके पास ये जो वीडियोज़ होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आपके पास होंगे, आप एक बार देखो, दोबारा फिर से देख सकते हो। और साथ ही साथ जो PYQ है, यहाँ पर हमारी ये भी कोशिश होगी कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQ, ये भी मैं आपको दूंगा। और साथ साथ ये जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपके एग्ज़ाम के पहले हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो भी देंगे। 1 शॉर्ट वीडियो भी होगा जिसमें पूरा का पूरा जो हमारा जो सिलेबस है वो एक साथ रिवाइज हो जाएगा। और सेमेस्टर के दौरान आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ने जाएंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स में भी उसके सॉल्यूशंस भेजूंगा। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल भी रहे हैं। और आप जो भी जैसा भी होगा हम आपस में कनेक्ट रहेंगे और आप मैसेज करते जाओगे। और आपके भी बिल्कुल देखिए, एजुकेशन का मतलब वन वे नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि मैं इधर से डिलीवर कर रहा हूँ और मैं तो पिछले कई सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, मैं टीचिंग 12 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे हर चीज़ें आसान लगेंगी। लेकिन आप मेरी मेंटेलिटी ये होगी कि आप 10th करके आए हो, तो मैं आपकी मेंटल लेवल तक पहुंचना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि 10th क्लास का स्टूडेंट कैसा सोचेगा, उसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसे क्या प्रॉब्लम होंगी। जब आप सामने वाले की जगह खुद बैठेंगे तभी आप सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। तो आपको कुछ भी छोटी सी भी बातें हैं, यदि आपको डाउट होती है ना, तो आप मुझे मैसेज करेंगे और उसका सॉल्यूशंस बहुत ही ज़्यादा आसान होगा।
होगा। लेकिन जब ये मिसकम्युनिकेशंस हो जाता है, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो कभी कभी चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी टफ होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पे हम आपस में जुड़े रहेंगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस की बात करें, यूनिट फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ से मैं एक बात कहूँ कि सबसे पहले मैं सिंपल सी एक बात को, मेजरमेंट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे सिंपल सी बात, सिलेबस डिस्कशन है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक हमारे पास कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़े ना तो उसका रीज़न होना चाहिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो, आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, आप एक जॉब चाहते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो। मेज़रमेंट पढ़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपकी मम्मा आपसे बोल रहे हैं कि बेटा 5 किलो चावल ला दो, या फिर कुछ नहीं, यदि आपसे बोले जाओ 2 किलो दाल लेके चले आओ, तो आप परचून की दुकान पे जाओ, आप परचून की दुकान पे पहुँचो, आप कहो अंकल मुझे 2 दाल दे दो, तो वो कहेगा 2 दाल दे दो, तो कहेगा बेटा 2 दाल का मतलब, तो अभी मान लीजिए हम छोटे बच्चे हैं, छोटे हम, मुझे मालूम नहीं 2 क्या था, 2, तो आप कहेंगे 2 दे दो दाल, तो 2 निकाल दिए, 2 दाने दे दिया, क्योंकि वो समझ तो रहा था कि इसे 2 ग्राम चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 कुंटल चाहिए, क्या चाहिए। तो मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप एग्जैक्ट यूनिट यूज़ करोगे तभी वो डिफाइन होगा, बिना यूनिट को वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यदि आप बोलेंगे 2 kg दे दो, तो वो तुरंत कहेगा हाँ ये लो, उसने पैक किया, आपको दे दिया कि आप ले जाओ। तो कहने का मतलब है मेज़रमेंट का इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, डेली रूटीन्स में, और साइंस का भी सेम इंपॉर्टेंस है। यदि हमें साइंस क्लियर हो जाए ना तो हमारे सोचने का नज़रिया, हमारे जीने का नज़रिया और हमारी एक लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाए, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में हम जीने लगेंगे। लेकिन हमें साइंस अच्छे से आती नहीं है, हम साइंस को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए न तो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आते हैं और न तो हम खुद सुलझे हुए होते हैं। तो साइंस को समझना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, साइंस को समझना है, फील करना है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होगी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होंगे, और साथ ही साथ उनकी यूनिट्स भी हैं। यूनिट की बात करें तो वो क्या होंगे, फंडामेंटल यूनिट होंगे, डेराइव्ड यूनिट होंगे और सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो यदि मैं एक बार थोड़ी सी बातें करूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि आपने देख ही रखा होगा। जो 11th के स्टूडेंट हैं नहीं देख रखे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो लेंथ जो है वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सिर्फ इतना सा डिफिनीशंस है कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। उन सभी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, तो जैसे लेंथ जो था, लेंथ हमारा किसी पे भी डिपेंड नहीं हो रहा है, लेंथ जो है वो किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसे मैं डिनोट करना चाहूँ तो एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसे। और लेकिन जैसे दूसरा यदि मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है एक तरह का क्या है, लेंथ है। टाइम जो है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो ये क्या हो गया, एल लेंथ अपॉन टाइम जो है, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसकी यदि मैं यूनिट बात करूं, यूनिट की बात करूं इसके, तो आपका जो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर है और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड है। तो ये कैसा है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, और इनका जो यूनिट होगा वो होगा डेराइव्ड यूनिट होगा। सप्लीमेंट्री जो यूनिट है वो 2 तरह के होते हैं। एक प्लेन एंगल, किसकी बात करें, प्लेन एंगल की। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, ये एंगल जो थीटा है ये सप्लीमेंट्री यूनिट में आते हैं। एक कोण होता है, मान लीजिए सॉलिड कोण है, क्या है, सॉलिड कोण है। तो ये जो है ये रेडियंस में इसे मेजर करते हैं, किसमें, रेडियन में। ये जो है सॉलिड एंगल जो है इसे हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे, किसमें, स्टेरेडियन में। तो ये सब बातें मैं अभी इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि हमें ये सब चीज़ें पढ़नी है। अभी आपको दिमाग पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। अभी 10th के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। एक एक जो टॉपिक होगा उनके मैं एग्जाम्पल लूँगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगा, उनको कोरिलेट करूँगा और आसानी से आपको समझाऊँगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके टाइप, उनके यूनिट क्या है, उनके यूनिट के टाइप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्या है, फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री। और हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, हर एक कंट्री जो है वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करता है। जैसे पहले ब्रिटिश, ये जो आपका यूके है या फिर आप लंदन या फिर आप बोलें कि इंग्लैंड बोलें, तो वहाँ पे जो सिस्टम यूज होता था वो क्या, FPS। तो FPS बेसिकली उनका ब्रिटिश, इसको एक नाम भी है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स या ब्रिटिश मेजरमेंट यूनिट्स, उसे हम FPS को बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ऐप जो है ना, ये फुट है, जो लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट में, P जो है वेट को मेजर करते हैं पाउंड्स में, और टाइम को ये सेकंड में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैं अपना और आपके नाम से भी बना सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ लेंथ को मेजर मैं अनुज के नाम से मेजर करूँगा, लेंथ कहेंगे 1 अनुज, 2 अनुज, 3 अनुज। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, मेरा एक अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया, मैं अपने नाम से चला रहा हूँ। लेकिन ये इंटरनेशनली या फिर आप कहेंगे ये ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, सभी को नहीं पता है। वो यूनिट जो है मैं खुद जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए वो इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है। तो ये जो सिस्टम है यूज होते हैं, इसीलिए हमारे पास कुछ बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो कि CGS का मतलब है यहाँ पे जो लेंथ मेजर कर रहे हो आप सेंटीमीटर में, और जो मास को मेजर कर रहे हो ग्राम्स में, टाइम को सेकेंड्स में। सिमिलरली MKS जो है, यहाँ पे जो लेंथ है उसको आप मेजर कर रहे हो मीटर में, जो मास है उसको आप किस में मेजर कर रहे हो, kg में, टाइम जो है उसको किस में मेजर कर रहे हो, सेकंड्स में। SI यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ या फिर SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मॉडिफाइड MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम को ही मॉडिफाइड करके हमारे पास एक जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हमने नाम दिया SI। तो SI जो है ये एक्चुअली इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो वहाँ से SI यूनिट बनता है। ये 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हमारा जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, जो कि ग्लोबली बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हो तो आप कोई थीसिस लिखते हो या फिर आप कोई बुक्स देखते हो, तो उसमें पहले पेज या दूसरे पेज में या फिर लास्ट पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि ऑल यूनिट्स विल बी इन SI। मतलब इस पूरे बुक्स में, इस पूरे थीसिस में हमने जो यूनिट्स को यूज़ किया है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूज़ किया है, SI में, या फिर और भी कोई आप सिस्टम यूज़ कर लो जो आप उसे आप मेंशन करना पड़ेगा। तो इसका ये इंपॉर्टेंस होता है कि हमें जो पढ़ना है वो किसमें, SI में। आज की डेट में जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, SI है। ठीक है, मेजरमेंट में और बातें करें, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और डायमेंशन एनालिसिस, फार्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशंस। डायमेंशन एनालिसिस का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ तो हर एक टॉपिक के बारे में तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डायमेंशन एनालिसिस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यदि आपके पास मान लीजिए फोर्स है ना, फोर्स जो है मास पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशंस पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहूँ इस इक्वेशंस को बिल्कुल मुझे नहीं पता है तो क्या एग्जैक्ट रिलेशंस होगा फोर्स मास एक्सेलरेशंस में, मैं डायमेंशंस एनालिसिस की हेल्प से उसको मैं बना सकता हूँ। साथ ही साथ यदि मैं आपसे बोलूँ कि फोर्स का एक यूनिट तो न्यूटन होता है, दूसरा यूनिट जो है डाइन है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन की क्या होगा, तो ये कौन एग्जैक्टली आपको डिफाइन करेगा, डायमेंशन एनालिसिस। तो ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस भी देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड चैप्टर की बात करें तो सेकेंड चैप्टर जो है वो है एरर। एक कह सकते हैं कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ ना तो इस दुनिया जहान में कोई भी ऐसा मेज़रमेंट नहीं है जो कि एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट हो, मेरा ऐसा सोचना है। और मुझे जहाँ तक लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे, 0.00001% कुछ न कुछ डिफरेंस तो होगा ही। 100% एग्जैक्ट विदाउट एरर आप कोई भी मेज़रमेंट कर ही नहीं सकते हो, या फिर कहा भी तो ये ज़्यादा दुनिया में 2 एक जैसी चीज़ें नहीं बना सकती। विद इन सम टॉलरेंस ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो। आप कहते हो यदि इतना कम यदि डिफरेंस है ना तो हम मान लेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। 100% मार्क्स लाया जा सकता है, आज के डेट में तो आ रहा है 99.9, कुछ कहीं फुल स्टॉप तो गलत लगा दिया होगा, कुछ तो थोड़ा सा कम होगा। तो एरर वही है, एरर के बिना पूरा साइंस पढ़ना, विदाउट एरर पढ़ना, हमें साइंस पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं। यदि एरर को मैं सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहूँ एरर क्या है, तो मैं कहूँगा एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मतलब एरर की यदि मैं बात करूँ कि आप कहेंगे एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मेरे पास पेन है, इस पेन की जो ट्रू वैल्यू है ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, या फिर आप कुछ कहें कि ये जैसे हमारे पास ये AC का रिमोट है, इसका जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, आप इसे मेजर करो 14.9 आया, तो मतलब 0.1% का फिर जो भी डिफरेंस आया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है,
एरर। तो यहाँ पे हमें इसे याद नहीं करना है, ये फार्मूले से ही हम डिफिनेशंस बना देंगे कि एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ एरर देखेंगे कि उसके क्या एरर हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, और साथ ही साथ एक्यूरेसी हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं एक टर्म और आपको बताऊँगा कि प्रिसीजन क्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग यूनिट सेकंड पे आएंगे। यूनिट सेकंड में हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोशंस। तो ये जो है 11th, फिर से मैं कहूँगा जो 11th करके आएंगे, +2 करके आए होंगे, उन्हें तो थोड़ा सा इन बातों को सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि वो भी नहीं अच्छे से पढ़ के आए होंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो डायरेक्ट 10th की बात है मैं वहाँ पे सब बताऊँगा। फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, जैसे आपने न्यूटन सुन रखा है तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। लॉज ऑफ मोशंस है, उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशंस, सर्कुलर मोशंस, डिफरेंट टाइप के रोटरी मोशंस, ये सब मोशंस है, मोशंस की हम बातें करेंगे। लॉज ऑफ मोशंस देखेंगे, मोमेंटम का स्टेटमेंट देखेंगे, उनका डेरिवेशंस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये सब बातें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। यूनिट सेकंड में 2.2 में यदि बात करें तो फ्रिक्शंस की बात करें तो फ्रिक्शंस जो है, फ्रिक्शंस का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम और आप, यदि आप किसी भी अर्थ के सरफेस पे चल रहे हैं ना, तो वो किसकी वजह से चल रहे हैं? क्योंकि हमारे पैर, जो हमारे पैर का मतलब लेग का जो सोल है उसके और अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शंस है, इसलिए हम आसानी से चल पा रहे हैं। और आप जानते हैं कोई सॉलिड बॉडी है, आपस में रिलेटिव मोशंस में उनके बीच में फ्रिक्शंस जनरेट होता है। तो फ्रिक्शंस तो हम सभी को अच्छे से जानते ही हैं बेसिक, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ एडवांस देखना है। तो यहाँ पे हम हो सकता है कि कुछ ऐसा देखें कि हमारे पास कोई एक ऐसा थीटा एंगल पे कोई सरफेस है, इस पर हमने कोई एक ब्लॉक रख दिया है, उस ब्लॉक इस सरफेस के बीच में जो है वो कुछ फ्रिक्शंस होंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होगा म्यू होगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शंस कितना है, ये फ्रिक्शंस म्यू की वैल्यू कितनी होगी, स्लाइड ना करे, या फिर कितना हम थोड़ा सा फोर्स और लगा दें स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे ये भी देखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, फ्रिक्शंस क्या है, और इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या है। तो ये सब बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हम यूनिट सेकंड में पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड में आपने देखा था फोर्स के साथ साथ वहाँ पे मोशंस की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशली डिफाइन कर दिया टाइप्स ऑफ मोशंस। मैंने आपसे बोला ना, लीनियर मोशंस, सर्कुलर मोशंस, रोटरी मोशंस। तो यहाँ पे सर्कुलर रोटेशनल मोशंस को इन्होंने एक साथ ही एक चैप्टर में दे दिया। तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशंस को देखेंगे। तो सर्कुलर मोशंस और एंगुलर एक्सेलरेशंस, एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा कि यदि अच्छा ये बताओ कि इक्वेशंस, तो आपको मोशंस के इक्वेशंस तो पता है? तो उन्होंने कहा हाँ तुरंत, मैंने इतना पूछा नहीं, उन्होंने कहा S बराबर ut + ½ at² b² = u² + 2s। मैंने कहा सुन तो लो पूरी बात। मैंने कहा मान लीजिए कि तो उन्होंने, मैंने कहा चलो बोल ही दिए हो तो कोई बात नहीं, S बराबर ut + ½ at² उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताओ कि सर्कुलर मोशंस जो होता है, सर्कुलर मोशंस और लीनियर मोशंस में कुछ डिफरेंस है, या फिर उनके एक्सेलरेशंस में कुछ डिफरेंस है? ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियल, चलिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पे एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो लीनियर मोशंस है, सर्कुलर मोशंस है ना, सर्कुलर मोशंस में जो है रेडियस चेंज होने के बाद, रेडियस के चेंज होने पर जो हमारा एक्सेलरेशंस होता है वो चेंज होता है। वो मैं दिखाऊंगा। अभी आप थोड़ा +10th करके आए होंगे या फिर +2 नहीं किए होंगे, तो ये बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी और हमें ये सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी देखेंगे। यहाँ पे हम जो वेलोसिटी दिखाते हैं u से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन जो है a से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एंगुलर जो मोशंस होगा ओमेगा से दिखाएंगे और एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा से होगा। ये आपस में कोरिलेट किए जाते हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। लीनियर मोशंस और सर्कुलर मोशंस बिल्कुल डिफरेंट होता है और ये रेडियस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में लीनियर मोशंस और एंगुलर, इनके बीच में v = ω/r, ये क्या होता है रिलेशंस, ये सब आगे देखने वाले हैं। और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब जब कोई भी सर्कुलर मोशंस होता है एक केंद्र की ओर टुवर्ड्स द सेंटर, एक आउटवर्ड्स या फिर बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उनकी फोर्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। रोटेशनल मोशंस किसी रिजिड बॉडी की देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या बात करें, इनर्शिया की यदि मैं बात करूँ ना, तो आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रोटेटिंग बॉडी का होगा। किसका होगा?
रोटेशनल मोशंस में है या फिर उसमें एंगुलर एक्सेलरेशंस है उसमें होगा। लीनियर जो मोशंस चल रहे हैं तो आपने देखा होगा ना, जो यहाँ पे एक्सेलरेशंस यहाँ पे जो एक्सेलरेशंस है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनर्शिया जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो ये है एंगुलर एक्सेलरेशंस पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सब एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। ढेर सारी टॉपिक है, इन्हें डिटेल्स में हम देखेंगे। दूसरा वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क आप सभी को पता है, वर्क को एक सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहिए। वर्क क्या है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ पावर, एनर्जी, इनके टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे फर्स्ट लॉ जो है एनर्जी का, यदि एनर्जी का सबसे बिल्कुल बेसिक सिंपल बोले एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या कंजर्वेशन स्टेटमेंट भी देखने हैं, उनके एग्जाम्पल भी देखने हैं, कोई फ्रीली बॉडी है उसके लिए भी देखने हैं। और ये पूरी तरह से एक तरह से कर सकते हैं मैकेनिक्स है, और उस मैकेनिक्स जो हमारे 11th का होता है वहाँ की बातें हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इलास्टिसिटी की बातें करें तो इलास्टिसिटी जो है इसे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि यदि किसी भी बॉडी को आप खींचते हैं ना तो वो इलोंगेट होता है, और उसे फिर फोर्स को हटा दीजिए तो वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो वही बातें यहाँ पे होने वाली हैं। इलास्टिसिटी जो जितना ज़्यादा कर सकते हैं कि खींच रहे हैं, जितना ज़्यादा उसमें खिंचाव हो रहा है इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम भी होता है, एक कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशंस होगा, डिफॉर्मेशंस की वजह से उसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा एक सर्टेन पॉइंट तक। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। और फिर यदि हम इस लोड को रिमूव कर लें तो वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। ये जो प्रॉपर्टी मतलब मटेरियल की है वो अप टू इलास्टिक पॉइंट तक वैलिड होता है। उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है और ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे स्ट्रेस को ये दिखाता है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे ये किसको दिखाएगा, स्ट्रेन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, स्ट्रेन को दिखाएगा। तो यहाँ भी हम बातें करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बातें करने वाले हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है। सिमिलरली हम स्ट्रेन की बात करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेन क्या है। और नॉर्मल स्ट्रेन में भी दो तरह के मतलब आपको दिखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, लेटरल स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, इसकी बातें करेंगे। शियर स्ट्रेन क्या है, इन सब की बात करेंगे। मॉडली ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो हमारे पास एक होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा हमारे पास बल्क मॉडुलस, चौथा जो होता है वो होता है पॉइजन्स रेशियो। इसे म्यू से डिनोट करिए या फिर कुछ बुक अलग अलग नंबर से भी डिनोट करते हैं। हुक्स लॉ जो है एक रूल है, हुक्स लॉ कहता है द स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे ना तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हुक्स लॉ होगा। उसका सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, स्ट्रेन कर्व भी देखेंगे। स्ट्रेन कर्व मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये इस चैप्टर में देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन जो है आप जानते हैं कि हमारा जो भी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पानी मत रखो घरों में, कहीं पानी जमा ना होने पाए। पानी जमा होने के बाद मच्छर उसके सरफेस पे बैठे, तो कहते हैं या तो उसमें कैरोसिन डाल दो तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है कम हो जाता है। तो सरफेस टेंशन में हम ढेर सारी बातें देखने वाले हैं। हम कहेंगे कि आपका जो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये एक्चुअली में कोहेसिव और एडेसिव नेचर की वजह से जो होता है कैपिलरी राइज भी होता है और फॉल भी होता है। जैसे हमारा जो मरकरी होता है वो किसी भी ग्लास को वेट नहीं करता है, वाटर जो है वेट कर देता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है जो सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे हम कोहेसिव फोर्स देखने वाले हैं, एडेसिव फोर्स देखने वाले हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखने वाले हैं। जो वेट करेंगे उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, जो वेट नहीं करेंगे उनका क्या होगा। तो कोई 90 से कम होता है, कोई 90 से ज़्यादा होता है, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये सब हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। और साथ साथ इफेक्ट आप देखें, हम इसका देखेंगे टेम्परेचर के साथ इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होते हैं बेसिकली।
विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जो है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स है, या फिर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। जैसा दो सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शंस होता है ना, वैसे ही हमारे पास जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स के बीच में एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर होता है जो कि उनके रिलेटिव एडजेसेंट लेयर्स के मोशंस को क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम विस्कोसिटी देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी देखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। और फ्लूइड मोशन देखेंगे, स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो। जैसे यदि मान लीजिए कि आप कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो धुआं होता है बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, उसके बाद फिर ये इधर उधर घूमने लगता है। तो जहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये जो फ्लो होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रीम लाइन में होता है ये। और इधर जो होता है वो कैसा होता है, टर्बुलेंट। कैसा होगा, टर्बुलेंट। ये सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इनका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा विस्कोसिटी में, तो टेम्परेचर का जो विस्कोसिटी पे इफेक्ट होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। तो गैस के लिए अलग बिहेवियर होता है, लिक्विड गैस के लिए जो होता है वो जो है विस्कोसिटी बढ़ती है, लिक्विड के लिए जो विस्कोसिटी है वो घटती है। तो ये सब हम यहाँ पे देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी, इसके क्या एप्लीकेशंस है, इन सभी की बातों को हम देखने वाले हैं डिटेल्स में, ऐसा क्यों होता है। फिर हमारे पास जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ में हम लोग बातें करने वाले हैं हीट एंड थर्मोमेट्री। तो हीट की बात करें कि हीट और टेम्परेचर क्या एक ही चीज़ है या फिर सेम थिंग्स है या फिर अलग अलग है, तो ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उस सब्सटेंस से हीट या फिर किसी बॉडी को उससे हीट निकालोगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर जो है प्रॉपर्टी है। हीट एक तरह का एनर्जी है जो किसी बॉडी को देने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। तो यहाँ पे हम इसे डिटेल में से देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। सबसे सिंपल सी बात करें तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हीट देने से हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने माना मेरे पास -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है, तो आपने उसको हीट दिया, तो हीट देने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बन गया, आइस बन गया। और हीट दिया आपने, वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। तो और हीट आपने दिया तो वो क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। और हीट दिया तो आपने 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया। और हीट दिया तो ये क्या हो गया, सुपर हीटेड स्टीम बन गया। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप हीट दे रहे थे ना तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, जिसे हम सेंसिबल हीट कहेंगे। यहाँ पे देखिए हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फेज चेंज हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। यहाँ पे आप हीट दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट बोलेंगे। और यहाँ पे आप दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, लेटेंट हीट होगा। अब आगे फिर से ये क्या है, सेंसिबल हीट है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। थर्मोमीटर्स आपने बचपन देख रखा होगा, डॉक्टर के पास जाते थे, एक आपके डॉक्टर कहता था ऐसे लगा लो ग्लास का, आजकल आपको थोड़ा सा डिजिटल दिख रहा है। तो थर्मोमीटर क्या है, इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट का जो डिवाइस है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। हम थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर देखेंगे। और यहाँ पे एक पायरोमीटर है जो रेडिएशंस के सिद्धांत पे काम करता है। ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है, इसे हम थर्मिस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये सब बातें देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। लास्ट यूनिट हमारे पास जो है वो क्या है, वेब मोशंस। वेब मोशंस ये भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे हम वेब की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वेब क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है उसका, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके वेब के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास मैंने मान लिया कि ये एक वेब बना दिया, तो यहाँ पे आप देखने वाले हैं ये इसका जो है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं और इनको इनके वेरियस टर्म्स जो हैं उनको डिफाइन करने वाले हैं, इक्वेशंस भी देखने वाले हैं और सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स, उसका एप्लीकेशंस। इंटरफ्रेंस की बात करें, इंटरफ्रेंस क्या होता है ना, इंटरफ्रेंस जो है लाइट जब हम पढ़ते हैं ना, एक वेब ऑप्टिक्स होता है, तो वहाँ पे हमें कई टॉपिक देखने को मिलता है। एक होता है इंटरफ्रेंस, दूसरा होता है डिफ्रैक्शंस। तो यहाँ पे इसका जो होता है, यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस भी देखते हैं, उसके बाद मैक्सिमा की कंडीशंस कब होगी, मिनिमा की कंडीशंस कब होगी, तो वो सब हम इंटरफ्रेंस में यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट हमारे पास 5th यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर, जिसे हम 2nd चैप्टर बोल रहे हैं, इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशंस कई तरह के होते हैं, एक फ्री होता है, एक फोर्स होता है। फ्री मतलब इस यदि कोई भी वाइब्रेशंस के लिए आपको कोई सोर्स नहीं देना पड़ रहा है तो फ्री है, यदि किसी सोर्स की वजह से हो रहा है तो वो कैसा है, फोर्स्ड है। तो यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशंस भी होता है। आपने कहा सुना होगा, यदि किसी पुल के ऊपर से यदि कोई आर्मी
का मतलब एक पूरा कह सकते हैं बटालियन जा रहा है, तो उसे कभी परेड करने के लिए नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि उस पुल में जो फ्रिक्वेंसी एक होता है वाइब्रेट करने का, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई ना, तो रेजोनेंस की कंडीशंस डेवलप होती है। या फिर और आसान, आप जो एफएम सुनते हैं ना, एफएम जो सुनते हैं तो हमारे वेव्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में होते हैं। हमारा जो रेडियो होता है वो दोनों की जब फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो हमें रेजोनेंस कंडीशंस मिलता है और हमें क्लियर साउंड और सिंगिंग जो भी कर रहा होता है हमें सुनाई देता है। तो ये रेजोनेंस कहलाता है। तो यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपने जो +2 करके आए हैं देखे होंगे, नहीं करके आए हैं तो मैं यहाँ पे बताऊँगा SHM क्या होता है। और एक हमें स्पेशल केस पढ़ना है कैंटिलीवर का, और उसमें हमें डिटर्मिनेशंस ऑफ इट्स टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी निकालना है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट। कैंटिलीवर की बात करें तो कैंटिलीवर बीम जो है वन साइड से फिक्स होगा, दूसरे साइड से क्या होगा, फ्री होगा। तो उस केस में हमें क्या देखना है, वाइब्रेशंस देखना है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है और आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। सिर्फ ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कंटिन्यूअस आप जुड़े रहिए लगातार। जितना मैं लेक्चर यहाँ से डिलीवर करता हूँ ना, आपको सेम डे में रिवाइज करना चाहिए, और उसमें उसको आपको पढ़ने के बाद यदि कुछ डाउट होता है तो आपको पूछना भी चाहिए। क्योंकि जो भी मकान होते हैं ना, या जो महल होता है, एक दिन में नहीं बन सकता। मैं 1 करोड़ रुपये दे दूँ, मैं आपसे कहूँ मुझे 10 मंजिला का मकान चाहिए, कल दे दो, नहीं बन पाएगा। बना के दे भी दिया ना, दूसरे दिन ही गिर जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं यहाँ से मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप अचानक से एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, हो सकता है पास हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा ना, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए होगा। यदि आप अच्छे कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, हमारा काम सिर्फ सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास करना नहीं है। हमारा काम है कुछ बनना है, कुछ मतलब पर्सनल डेवलपमेंट हो और हम किसी अच्छे मुकाम पे कल को पहुँचें। तो इसके लिए आपको लगातार पढ़ना है, और जैसा भी हो लगातार मैसेज करेंगे। तो आज हमारा जो सिलेबस डिस्कशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।